वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात का बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो जनरली दो नंबर्स के बीच में अगर ये सिंबल लगा हुआ है तो इसे हम अनुपात मीन्स रेशियो कहते हैं। ओके, रेशियो दो नंबर्स की बजाय तीन नंबर्स के बीच में भी हो सकता है। लेट ए रेशियो, बी रेशियो, सी, दैट इज द रेशियो। अब प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? पहले हम रेशियो की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। रेशियो की प्रॉपर्टी ये होती है कि मोस्ट प्रोबेबली रेशियो का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो ये है कि रेशियो में लिखे जाने वाले टर्म शुड बी सिंपलेस्ट फॉर्मेट, लाइक सपोज 1:2:3। रेशियो को इससे ज़्यादा अब सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। ओके, रेशियो में टर्म्स हो सकते हैं 2:5:9:1। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई इस रेशियो को नहीं किया जा सकता। रेशियो में कितने टर्म्स हैं डजंट मैटर, 2, 3, 4 कितने भी टर्म्स का हमारा रेशियो हो सकता है। ओके, रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखा जाता है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। लेकिन रेशियो की ही प्रॉपर्टी ये है कि रेशियो के ईच एंड एवरी टर्म को किसी एक कांस्टेंट टर्म से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो दैट मीन्स अगर आप सबको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट बिकम्स 20:50:90:1 ऐसा लिखा जा 10 ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर? तो रेशियो की ईच एंड एवरी नंबर को एक कांस्टेंट वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशियो की वैल्यू इतनी ही आएगी जितनी प्रीवियस रेशियो थी। लेकिन आंसर के फॉर्मेट में हम इसे आंसर नहीं दे सकते। आंसर ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही होना चाहिए, डेट मीन सिंपलेस्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। अब अगर बात करें इस रेशियो को, लेट सपोज हमने सारे टर्म्स को सपोज 5 से डिवाइड कर दिया। ओके, तो 5 4 ज़ा 20, 5 10 ज़ा 50, 18 5 ज़ा 90 एंड 5 2 ज़ा 10। ये भी इसी रेशियो की वैल्यू है, तो डेट मीन्स ये भी इसके इक्वल होगा। डेट मीन्स रेशियो की ईच एंड एवरी टर्म को किसी भी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है, इससे रेशियो की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आंसर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, इसलिए ये भी आंसर नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द रेशियो, रेशियो के टर्म्स ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव होने चाहिए, पॉजिटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स होने चाहिए। ओके, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द रेशियो। रेशियो का ईच एंड एवरी नंबर शुड बी अ होल नंबर एंड पॉजिटिव वैल्यू। अगर रेशियो को 1/2, रेशियो 2/3, रेशियो 4 लिखा जाता है तो दैट इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशियो। ये रेशियो का स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। रेशियो के टर्म्स नेगेटिव भी नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होता है। दैट मीन्स रेशियो के टर्म्स नेगेटिव नहीं होने चाहिए। ओके, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेशियो। तो रेशियो में ईच एंड एवरी नंबर को किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया जा सकता है। रेशियो में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद जो टर्म्स है बेसिकली वो हमारे आंसर्स नहीं होते। आंसर ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टैंडर्ड फॉर्मेट, दैट मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्मेट होना चाहिए। रेशियो के टर्म्स ना तो फ्रैक्शनल होने चाहिए और ना ही रेशियो के टर्म्स नेगेटिव होने चाहिए। क्लियर? रेशियो ऑलवेज होल नंबर्स पॉजिटिव वैल्यू फॉर्मेट में इन द सिंपलेस्ट फॉर्मेट होना चाहिए। अब बात करते हैं समानुपात मीन्स प्रपोर्शन की। प्रपोर्शन क्या होता है? अगर दो नंबर्स का एक रेशियो दो नंबर्स के एक दूसरे रेशियो के प्रपोर्शन में कहा जाता है तो दैट इज द सिंबल ऑफ प्रपोर्शन। ये हमारा प्रपोर्शन का सिंबल होता है, प्रपोर्शन। ओके, अगर दो नंबर्स का एक रेशियो अगले दो नंबर्स के एक रेशियो के प्रोपोर्शन में है तो ऐसे में प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल में जो चार वैल्यूज यूज की गई इनमें से फर्स्ट प्लेस के नंबर को हम फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं, दैट इज नोन एज फर्स्ट प्रोपोर्शन। सेकंड प्लेस के नंबर को सेकंड प्रोपोर्शन कहा जाता है, सेकंड प्रोपोर्शन। थर्ड प्लेस के नंबर को थर्ड प्रोपोर्शन कहा जाता है एंड फोर्थ प्लेस के नंबर को हम बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। ये फोर्थ प्रोपोर्शन कहलाता है। क्लियर? ये हमारे प्रोपोर्शनैलिटी में सीक्वेंसली आने वाले टर्म्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग उनके नेम्स होते हैं। फर्स्ट प्लेस के वैल्यू को हम फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड नंबर को सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड को थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ को फोर्थ प्रोपोर्शन कहा जाता है। नाउ अगर चार नंबर्स प्रोपोर्शन में आपको गिवन है ए रेशियो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशियो डी, अगर ऐसा गिवन है तो प्रोपोर्शनैलिटी के रूल के अकॉर्डिंग जो फाइनल कंक्लूजन निकलता है उसके लिए पहले समझते हैं। क्योंकि रेशियो में अगर दो ही टर्म्स हों तो हम इसे फ्रैक्शन फॉर्मेट में a/b लिख सकते हैं। इस रेशियो में भी दो ही टर्म्स हैं तो इसे हम c/d लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल एक तरह से इक्वल को ही डिनोट करता है। प्रोपोर्शन मीन्स ऑलमोस्ट एज इट इज। तो दैट मीन्स अब जब दो फ्रैक्शंस इक्वल में होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई एप्लीकेबल होती है। इसकी मल्टीप्लाई से और इसकी मल्टीप्लाई में से कर सकते हैं। सो दैट इज a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू सी। दैट इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द प्रोपोर्शन। इसका मतलब अगर चार नंबर्स प्रोपोर्शन में है तो फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट सेकंड एंड थर्ड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। दैट इज द कंक्लूजन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी।
ओके। अगर 4 नंबर्स प्रोपोर्शन में हैं तो फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट सेकंड एंड थर्ड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब ऐसे में क्वेश्चंस आपको क्या दिए जा सकते हैं? बेसिकली आपको 4 में से 3 नंबर्स देकर फोर्थ आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जा सकता है। सपोज आपसे कहा 4 numbers are in proportion, out of which 3, 12 and 4 are given. Okay, 4 numbers are in proportion, out of which 3, 12 and 4 are given. और आपसे कहा जाता है find third proportion. आपसे पूछा गया थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू कितनी है वो बताओ। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन अगेन। 4 numbers are proportion, out of which 3 are 3, 12 and 4. Find the third proportion. अगर आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जा रहा था, हाउ विल यू फाइंड इट? तो इस थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए सीक्वेंसली फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यूज में से आपसे जो पूछा गया थर्ड प्रोपोर्शन उसे रखिए ब्लैंक, और बाकी रिमेनिंग प्लेस नंबर्स जो हमें नहीं पता किस प्लेस पर प्लेस करना है उन्हें सीक्वेंसली रिमेनिंग प्लेसेस पर सीक्वेंस ऑर्डर में प्लेस कर दिए। दैट मीन्स फर्स्ट पर पहला वाला नंबर, सेकंड पर सेकंड वाला नंबर, और जो थर्ड वाला है वो इसके आगे क्वेश्चन मार्क के आगे फोर्थ प्लेस पर चला जाएगा। क्लियर? जो आपसे पूछा है दैट इज थर्ड प्रोपोर्शन, तो थर्ड प्लेस पर ब्लैंक रखिए, बाकी सबको सीक्वेंसली रिमेनिंग प्लेसेस पर प्लेस कर देते हैं। नाउ इट बिकम्स फर्स्ट एंड सेकंड का वही रेशियो होगा जो थर्ड एंड फोर्थ का है, प्रोपोर्शनलिटी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। और इसका रूल होता है कि फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट सेकंड एंड थर्ड के प्रोडक्ट के बराबर होता है, इसलिए 12 इंटू क्वेश्चन मार्क विल इक्वल टू 3 इंटू 4। दैट्स वाई क्वेश्चन मार्क विल बी 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12 एंड दैट इज 12 बाई 12, इट मीन्स 1। दैट इज, तो दैट मीन्स जब तक हमें 4 में से 3 नंबर्स देकर किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का नंबर पूछा जाता है वी कैन ईजिली फाइंड इट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी क्वेश्चन में सपोज आपसे कहा जाता फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, इसी क्वेश्चन का पार्ट होता, सपोज आपसे कहा जाता इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना, आपको कितना होगा? फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। तो आप क्या करते? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसमें से फोर्थ को ब्लैंक रखते, बाकी सबको सीक्वेंसली प्लेस करते, तो दैट मीन्स 3, 12 एंड 4, आप ऐसा प्लेस करते। ओके, नाउ फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट सेकंड एंड थर्ड के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो सो 3 इंटू क्वेश्चन मार्क विल इक्वल टू 12 इंटू 4। सो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स 3 4 जा 12, तो 4 4 जा 16, सो क्वेश्चन मार्क विल बी 16। द फोर्थ प्रोपोर्शन हमारा 16 हो जाता है। इज इट क्लियर? मे बी प्रोपोर्शनैलिटी का ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब प्रोपोर्शनैलिटी में तब तक हमें प्रॉब्लम नहीं है जब तक 4 में से 3 नंबर्स दे रखे हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब 4 में से 3 नहीं 2 ही नंबर दे और उसके बाद पूछे कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का नंबर बताओ इन द प्रोपोर्शन। ओके, तब जब 4 में से 3 नंबर दे रखे हैं क्वेश्चन वी कैन सॉल्व इजीली, लेकिन अगर 4 में से 2 ही नंबर देकर के प्रोपोर्शनैलिटी के क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन विल बी अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। अब ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर प्रोपोर्शनैलिटी में हमें 2 ही नंबर्स दिए जाते हैं और कहा जाता है फाइंड अ स्पेसिफिक प्लेस ऑफ प्रोपोर्शनल वैल्यू, तो फिर क्वेश्चन स्पेसिफिक हो जाता है। लेट आपका क्वेश्चन है यू हैव टू फाइंड आउट, या पहले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट, जब 2 ही नंबर देखा तो क्वेश्चन स्पेसिफिक होगा, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट थर्ड प्रोपोर्शन ओनली, दैट मीन्स थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी। अगर ए एंड बी का थर्ड प्रोपोर्शन हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ओके, आपसे कहा जाता है कि ए एंड बी 2 नंबर्स हैं, इनका थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करो। तो थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करने के लिए जो इन दोनों में से बाद वाला नंबर है इसके स्क्वायर को फर्स्ट वाले से डिवाइड कर दीजिए, ये आपके थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू हो जाती है। दैट इज द वे टू फाइंड आउट द थर्ड प्रोपोर्शन। ओके, तो कैसे फाइंड करते हैं? जब 2 ही नंबर्स देगा थर्ड प्रोपोर्शन ही पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। बी मतलब आप इस बात के लिए निश्चिंत रहें कि 2 ही नंबर देगा तो हमेशा थर्ड प्रोपोर्शन ही पूछेगा। तो दैट मीन्स 2 नंबर्स के केस में अगर थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है तो इनमें से जो बाद वाला नंबर है उसके स्क्वायर को फर्स्ट वाले से डिवाइड कर दीजिए, आपके थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू हो जाती है। इज इट क्लियर? तो ऐसे में सपोज आपका क्वेश्चन है फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 0.36 एंड 0.48। लेट ये क्वेश्चन है कि 2 नंबर्स आपको दिए गए, इनका थर्ड प्रोपोर्शन आपको फाइंड करना है। तो हाउ विल यू फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन? तो थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए इन दोनों नंबर्स में से जो बाद वाला नंबर है 0.48, इसके स्क्वायर को फर्स्ट वाले नंबर 0.36 से डिवाइड कर दीजिए, दैट वुड बी द थर्ड प्रोपोर्शन। तो 0.48 का स्क्वायर,
तो 0.48 इंटू 0.48 डिवाइडेड बाय 0.36 हो जाएगा। तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। 12 से डिवाइड किया, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48। नाउ 3 से डिवाइड करते हैं, डेसिमल 3 1 ज़ा 3 एंड 3 6 ज़ा 18, 16 4 ज़ा 64, तो डेट मीन्स 64 पॉइंट। सो द थर्ड प्रोपोर्शन विल बी 0.64। इज इट क्लियर? आसान है, इजीली समझ में आया होगा। तो थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना होता है, तो जब भी दो ही नंबर देकर थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा, हमेशा याद रखिएगा, अगर दो ही नंबर देता है तो प्रोपोर्शनैलिटी में ऑलवेज थर्ड प्रोपोर्शन ही पूछा जाता है। और इसे फाइंड करने के लिए दोनों नंबर्स में से सीक्वेंसली जो बाद वाला नंबर है उसके स्क्वायर को फर्स्ट वाले से डिवाइड कर देते हैं। इट मीन्स थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए 0.48 के स्क्वायर को फर्स्ट नंबर से डिवाइड करेंगे 0.36 से। सो आंसर इज 0.64। क्लियर? नाउ अब बात करते हैं, अगर हमसे कहा जाता है, एक और स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट आता है, लेट मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए कहा जाता है। अगर हमारा क्वेश्चन आता है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, तो व्हाट डू यू मीन बाय द मीन प्रोपोर्शन? तो मीन प्रोपोर्शन डिपेंड करता है कि कितने नंबर्स दिए गए आपको। लेट यू हैव टू फाइंड आउट, फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट मीन प्रोपोर्शन ऑफ टू नंबर्स हैं, लेस्ट हमारे पास ए एंड बी। अगर दो नंबर्स का मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है तो दोनों की मल्टीप्लाई करो और इसका स्क्वायर रूट कर दो, दैट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ टू नंबर्स। लेकिन अगर दो से ज्यादा नंबर है, मीन प्रोपोर्शन ऑफ, सपोज आप तीन नंबर्स का मीन प्रोपोर्शन फाइंड कर रहे हैं, तो फिर तीनों की मल्टीप्लाई करो, a इंटू बी इंटू सी, और इसका शर्ट का इंडाइसिस जितने नंबर से उतना रखा जाता है। तीन नंबर्स हैं तो डेट मीन्स हम इसका क्यूब रूट कर देंगे। क्लियर? तो डेट मीन्स मीन प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है कि जितने नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई, और उसके शर्ट का इंडाइसिस भी उतना ही रखेंगे जितने आपके पास नंबर्स हैं। तो स्क्वायर रूट में तो 2 ही आता है, तो नीड नॉट टू राइट 2। तीन नंबर्स हैं तो तीनों का मल्टीप्लाई, और इसका यहाँ शर्ट का इंडाइसिस 3 हो जाएगा, डेट मीन्स क्यूब रूट। अब ऐसे ही सपोज आपके पास चार नंबर्स हुए, मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना, ए बी सी एंड डी, चार नंबर्स का, तो आप चारों की मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी सी एंड डी, और इसके शर्ट का इंडाइसिस कर देंगे 4, डेट इज मल्टीप्लाई करके इसके 4 4 के फैक्टर्स बनाकर हम इसका शर्ट की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर देंगे, डेट वुड बी द मीन प्रोपोर्शन। क्लियर है? तो मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना इजी होता है, मे बी समझ में आया होगा। मीन प्रोपोर्शन के बाद आता है हमारा रेशियो फॉर्मेट। तो रेशियो में भी कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, इसलिए उनको भी देख लेते हैं। नाउ रेशियो फॉर्मेट में अगर आपसे कहा जाता है, एक टर्म यूज किया था डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, एक रेशियो आपको दिया जाएगा, लेट ए रेशियो बी। ए रेशियो बी का डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो को हिंदी में बोलते हैं वर्गानुपात। ओके, तो डेट मीन्स डुप्लीकेट रेशियो होता है दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स का रेशियो, दैट इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ द एनी रेशियो। इसी तरह का एक और टर्म यूज किया जाता है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, अगेन ए रेशियो बी ही ले लेते हैं। अगर ए रेशियो बी का सब डुप्लीकेट रेशियो आइडेंटिफाई करना है तो सब डुप्लीकेट को हिंदी में बोलते हैं वर्गमूलानुपात, इसलिए जो भी नंबर्स रेशियो में है उनके स्क्वायर रूट्स का रेशियो ले लेंगे, दैट इज सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी। नेक्स्ट हम आता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। अगर ए रेशियो बी का ट्रिप्लीकेट रेशियो आइडेंटिफाई करना है तो ट्रिप्लीकेट को हिंदी में बोलते हैं घनानुपात। ओके, तो डेट मीन्स इनके क्यूब्स का रेशियो इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है। सिमिलरली सब ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है, तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी अगर आइडेंटिफाई करना हो तो सब ट्रिप्लीकेट होता है घनमूलानुपात, हिंदी में बोलते हैं, तो दैट मीन्स इनके क्यूब रूट्स का रेशियो हो जाता है। तो ए का क्यूब रूट रेशियो बी का क्यूब रूट का रेशियो, दैट इज द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ओके, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। बेसिकली आजकल इनके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ कॉमन टाइप ऑफ एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए यू शुड नो अबाउट दैट, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब रेशियो में एक और स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज नोन एज हमारा रेसिप्रोकल रेशियो, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेसिप्रोकल रेशियो, रेसिप्रोकल रेशियो क्या होता है? आपको कोई रेशियो दिया जाएगा और उसका रेसिप्रोकल रेशियो आपको यूटिलाइज करना होता है क्वेश्चन में, सो यू शुड नो कि रेसिप्रोकल रेशियो होता क्या है। इसी को हम इनवर्स रेशियो भी बोलते हैं। इनवर्स रेशियो हिंदी में कहलाता है ये हमारा व्युत्क्रमानुपात या विलोमानुपात कहलाता है। ठीक है, रेसिप्रोकल रेशियो, इनवर्स रेशियो, व्युत्क्रमानुपात या विलोमानुपात कहलाता है।
तो रेसिप्रोकल रेशियो में क्या होता है, तो रेसिप्रोकल रेशियो में आपको एक रेशियो गिवन होगा, लेट आप ए रेशियो बी का रेसिप्रोकल रेशियो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, जो भी टर्म है उसका रिवर्स कर देना, तो ये 1/, और इधर भी 1/b। लेकिन जैसा कि रेशियो की प्रॉपर्टी होती है कि फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो डेट मीन्स हमें इन दोनों का एलसीएम लेना चाहिए। तो जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ए बी एलसीएम आएगा, ए से डिवाइड करेंगे बी हो जाएगा, और बी से डिवाइड करेंगे तो हमारा ए आएगा, डेट मीन्स बी रेशियो ए हो जाएगा। रेशियो की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप रेशियो को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो हम इसको ए बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए बी एंड ए बी एलिमिनेट हो जाएगा। तो फाइनल रेशियो हमारे पास आया बी रेशियो ए, डेट इज ये इसका इन्वर्स रेशियो कहलाता है। अब अगर रेशियो में दो ही टर्म्स हैं तो इसका रेसिप्रोकल रेशियो दोनों की प्लेसेस को इंटरचेंज करने से बन जाता है। क्लियर है? अगर रेशियो में दो ही टर्म्स हैं तो प्लेसेस को इंटरचेंज कर दीजिए, इसका रेसिप्रोकल रेशियो हो जाएगा। हमें इतना नहीं करना होता। प्रॉब्लम तब आती है जब रेशियो में दो से ज्यादा टर्म्स हो जाते हैं। लेट ए रेशियो बी रेशियो सी का आप रेसिप्रोकल रेशियो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। दो से ज्यादा होने पर बेसिकली कॉन्सेप्ट तो यही होता है कि आप हर एक नंबर का रेसिप्रोकल लीजिए, इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेकर के वैल्यू को आइडेंटिफाई कर दीजिए, दैट मीन्स ए बी सी एलसीएम हो गया, तो ए से डिवाइड करेंगे तो बी सी आएगा, देन बी से डिवाइड करेंगे तो सी ए होगा, फिर सी से डिवाइड करेंगे तो ए बी आएगा। ए बी सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो विल बी बी सी रेशियो सी ए रेशियो ए बी हो जाएगा। ओके, लेकिन तीन टर्म्स के लिए भी हम शॉर्ट यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द शॉर्ट, दैट इज अगर आप ए रेशियो बी रेशियो का रेसिप्रोकल रेशियो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट प्लेस पर जो नंबर आएगा इसके रेसिप्रोकल कंडीशन में, फर्स्ट को छोड़ो बाकी दोनों का मल्टीप्लाई बी सी हो जाएगा। फिर सेकंड प्लेस के लिए सेकंड को छोड़ दो बाकी दोनों का मल्टीप्लाई सी ए हो जाएगा। थर्ड प्लेस के लिए थर्ड को छोड़ दो बाकी दोनों का मल्टीप्लाई ए बी हो जाएगा। एंड इसका रेशियो इसका रेसिप्रोकल रेशियो कहलाता है। रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्मेट में होना चाहिए, अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट नहीं है तो सिंपलेस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिएगा आप, ठीक है। लेकिन अगर रेशियो में तीन से भी ज़्यादा टर्म्स हैं तो फिर एलसीएम कॉन्सेप्ट के थ्रू ही सॉल्व कीजिएगा, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज मत कीजिए, लेंदी हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी है और आप इसका रेसिप्रोकल रेशियो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो फिर इसे 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c रेशियो 1/d कीजिए और इनका एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्मेट आपका डायरेक्टली निकल के आ जाएगा। अदरवाइज आपको यहाँ से अगर करेंगे तो तीन तीन नंबर्स की मल्टीप्लाई बहुत टिपिकल होने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए मोर देन 3 टर्म्स में तो आप रिवर्स करके ही आप इनका इनवर्स रेशियो आइडेंटिफाई कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। रेशियोज को मर्ज करना, मिक्स करना। ओके, तो मर्जिंग के रिगार्डिंग एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन कंडीशन बनती है, दैट इज कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड रेशियो ऑफ। आपको कई सारे रेशियोज गिवन होंगे, उनका कॉम्प्लेक्स रेशियो या कंपाउंड रेशियो आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं मिश्रानुपात, मिश्र कर देना, मिक्स कर देना, ठीक है। मिश्र अनुपात या जटिल अनुपात कहलाता है। तो कॉम्प्लेक्स रेशियो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कुछ रेशियोज गिवन होंगे, लेट ए रेशियो बी, एक और रेशियो सपोज सी इज टू डी, लेट ई इज टू एफ, और भी हो सकते हैं लेट जी इज टू एच। ओके, ये कई सारे रेशियोज आपको गिवन हो सकते हैं। अगर आप इनका कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स रेशियो आइडेंटिफाई करते हैं तो रेशियो में अगर दो ही टर्म्स हैं तो डेट मीन्स, और कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड रेशियो दो टर्म्स के रेशियोज का ही पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर रेशियो में दो ही टर्म्स है तो हम इसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं A/B, इसमें भी C/D, इस वाले रेशियो को E/F, इसे G/H एंड सो ऑन, जो भी गिवन है इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही इसका कंपाउंड रेशियो कॉम्प्लेक्स रेशियो कहलाता है। क्लियर? सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, वो जो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड रेशियो आएगा वो भी दो टर्म्स का ही निकल के आएगा। तीन टर्म्स में कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स रेशियो का कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आपके पास रेशियो 1:2, लेट 4:5, लेट 10:6, एंड सपोज एक और ले लेते हैं, लेट आपके पास है 8:3, दैट इज। इन रेशियोज का अगर हम कॉम्प्लेक्स रेशियो कंपाउंड रेशियो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्मेट में 1/2, 4/5, 10/6 एंड 8/3 लिखकर इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 2 से 4 टाइम्स, दैट इज 5 से 2 टाइम्स, एंड यहाँ बाकी 2 से 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ऊपर हो गया 8 4 जा 32, नीचे हो जाएगा 9। सो द कंपाउंड रेशियो विल बी 32:9, दैट इज द कंपाउंड रेशियो ऑफ these given ratios. Is it clear? चलिए अगला कॉन्सेप्ट आता है मर्जिंग ऑफ रेशियोज में। आपको अगर कभी दो रेशियोज गिवन हो, सपोज A/B आपको गिवन है 4:5, एक और रेशियो आपको दिया गया C/D, लेट
दैट इज 1:3. ओके, और आपसे कहा गया ये दोनों रेशियोज देकर के फाइंड ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी दोनों को मर्ज करके ये रेशियो आइडेंटिफाई करो कितना होगा. तो कैन वी फाइंड इट और नॉट, क्या हम इसको फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पहली बात तो यही आती है. ओके, अगर हमें दो रेशियोज को मिक्स करके एक नया रेशियो बनाना है अदर देन कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड रेशियो, ठीक है, कोई और रेशियो अगर हमें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड रेशियो में कोई स्पेसिफिक टर्म्स का रेशियो नहीं निकल के आता, वो तो उनका कंपाउंड रेशियो डायरेक्टली हो गया. लेकिन हमें ए बी सी डी सबका रेशियो अगर बनाना है तो फिर बाउंडेशन है कि जिन रेशियोज को आप मर्ज करने जा रहे हैं उन दोनों रेशनल टर्म्स में कोई ना कोई वेरिएबल कॉमन होना चाहिए. यहाँ ए बी यहाँ सी डी, इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स ये रेशियो आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता. ओके, तो फिर कब फाइंड कर सकते हैं, जब रेशियोज के अंदर एटलीस्ट एक वेरिएबल तो कॉमन होना ही चाहिए. ओके, एक वेरिएबल कॉमन होगा तभी हम उन रेशियोज को आपस में मर्ज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, सपोज आपसे कहा जाता है कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 4:5. ओके, और सेकंड रेशियो जो C/D है उसकी जगह इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल के साथ नया वेरिएबल लेकर आपको दिया जाता, लेट 3:7. दीज आर द टू रेशियोज. अब अगर आपसे कहा जाता है फाइंड करने के लिए कि फाइंड ए रेशियो बी और इसके साथ थर्ड टर्म सी, ये फाइंड करने के लिए कहा जाता है. ओके, तो दैट मीन्स अगर दो रेशियोज के अंदर कोई एक कॉमन वेरिएबल है तभी हम उन दोनों को मिक्स करके एक सिंगल रेशियो बना सकते हैं ऑफ ऑल द वेरिएबल्स टुगेदर. ठीक है, तो सारे वेरिएबल्स का सिंगल रेशियो हम तभी बना सकते हैं जब दोनों रेशियोज में एटलीस्ट एक वेरिएबल कॉमन. तो कैसे बनाएंगे जरा इसको समझते हैं, क्योंकि अभी तो हम दो के बारे में बात कर रहे हैं, डायरेक्टली किया जा सकता है, लेकिन मोर देन 2 अगर आ गए, दो से ज़्यादा रेशियोज को एक साथ मर्ज करेंगे तो कैसे करेंगे, इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए. तो ए रेशियो बी आपको एक रेशियो गिवन है, सेकेंड रेशियो की कॉमन वैल्यू को कॉमन के नीचे ही प्लेस करेंगे और लेफ्ट साइड में ऑलरेडी है तो राइट साइड में सी आना चाहिए. ऐसा इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ ए रेशियो बी हमारा कितना है 4:5 है, एंड बी रेशियो हमारा कितना है, बी रेशियो सी की वैल्यू है दैट इज 3:7. तो बी के जस्ट नीचे बी की वैल्यू को प्लेस किया. अब जब हम दो रेशियोज को आपस में मर्ज करके एक नया रेशियो बनाते हैं तो एक दूसरे के नीचे लिखी हुई वैल्यूज अगर आइडेंटिकल है, आइदर न्यूमेरिकल और वेरिएबल, तो हम रेशियो के टर्म्स को एज इट इज नोट कर लेते हैं, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती. तो डेट मीन्स ए रेशियो बी रेशियो सी. ऐसे ही अगर यहाँ पर भी सेम हो जाता तो हम डायरेक्टली 4 एंड नंबर एंड सो ऑन लिख लेते, हमारा रेशियो डायरेक्टली बन जाता. लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है. ठीक है, तो फिर देखते हैं हम कितने टर्म्स का रेशियो बना रहे हैं, हम 3 टर्म्स का रेशियो बना रहे हैं. तो हर एक रेशियो 3 टर्म्स का होना चाहिए. यहाँ 2 है, इसके ऊपर का एक नंबर मिसिंग है, ये नंबर मिसिंग, और इस रेशियो में इधर वाला एक नंबर मिसिंग है. इन मिसिंग प्लेसेस को रेशियो की ही नियरेस्ट वैल्यू से फिल करते हैं. तो डेट मीन्स इसके नियर बाय 5 है तो यहाँ 5 प्लेस कर देंगे, इस मिसिंग टर्म के नियर बाय 3 है तो यहाँ 3 प्लेस कर देंगे. ओके, और इनकी ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट वुड बी द रेशियो. तो 4 3 12, रेशियो 5 3 15, रेशियो 7 5 35. अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट है तो दैट इज योर आंसर. अगर सिंपलेस्ट फॉर्मेट नहीं है तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, दैट वुड बी रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी. इज इट क्लियर? दैट मीन्स रेशियोज की मर्जिंग में भी शायद आपको इजी लगा होगा, यू कैन इजीली फाइंड आउट. अब यही रेशियो अगर 3 होते, सपोज एक रेशियो ए रेशियो बी सपोज आपके पास है, एक दूसरा रेशियो बी रेशियो सी है, एक और ले लेते हैं सपोज सी रेशियो डी. ठीक है, 3 रेशियोज को हम मर्ज करने जा रहे हैं. लेट ए रेशियो बी की वैल्यू है 2:3, बी रेशियो सी में बी की वैल्यू को जस्ट बी के नीचे प्लेस करेंगे, लेट दैट इज 4:3, एंड सी रेशियो डी में सी की वैल्यू जो भी होगी उसको जस्ट इसके नीचे प्लेस कर दिया, सपोज दिस वन. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ए रेशियो, क्योंकि एक दूसरे के नीचे लिखी वैल्यू आइडेंटिकल है इसलिए सेम वैल्यूज एज इट इज कॉपी कर देंगे. तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. हम 3 रेशियोज को एक साथ मर्ज कर रहे हैं. ठीक है, अगर 3 रेशियोज को मर्ज कर रहे हैं तो एक दूसरे के नीचे लिखी वैल्यू आइडेंटिकल होती तो हम डायरेक्टली लिखते हैं. ऐसा तो हुआ नहीं. इसका मतलब ये हुआ कि हम 4 टर्म्स का रेशियो बनाने जा रहे हैं तो हर एक रेशियो में 4 टर्म्स होने चाहिए. तो 2 है, इसके ऊपर का यहाँ एक नंबर मिसिंग है और एक नंबर यहाँ मिसिंग है. इस वाले रेशियो में, और इन दोनों को किससे फिल करेंगे, इस रेशियो की नियरेस्ट वैल्यू, डेट मीन्स यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा. इस रेशियो में एक नंबर यहाँ मिसिंग है और एक नंबर यहाँ पर मिसिंग है. इस रेशियो के इस वाले मिसिंग टर्म के नियर बाय 4 है तो यहाँ 4 प्लेस करेंगे, इसके नियर बाय 3 है तो यहाँ 3 प्लेस करेंगे. और इस वाले रेशियो में इधर के लेफ्ट साइड के दोनों ही टर्म्स मिसिंग है और इन दोनों के नियर बाय 4 है. इस रेशियो का नियरेस्ट वैल्यू 4 है तो यहाँ दोनों जगह पर 4 आएगा. क्लियर? अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 जा 16 2 जा 32 हो जाएगा रेशियो. 4 4 जा 16 3 जा 48 हो जाएगा रेशियो. 3 3 जा 9 4 जा 36 होगा रेशियो. 3 3 जा 9 हो जाएगा. अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट है तो दैट इज योर आंसर. अगर सिंपलेस्ट नहीं है तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर दीजिए, दैट वुड बी द रेशियो ऑफ द 4 टर्म्स.
जिनको हम मर्ज कर रहे हैं। क्लियर? क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट है, 9 3 से डिविजिबल है, 3 से ये नंबर डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मेट। तो इट मीन्स A रेशियो B रेशियो C रेशियो D की वैल्यू यही हो जाएगी। इज इट क्लियर? मे भी शायद हो आपको समझ में आया होगा। ओके ये डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और क्वेश्चन के अंदर यूटिलाइज भी किया जाता है, इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट पहले समझ में आना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, योगांतर अनुपात। योगांतर अनुपात कहा जाता है इसे। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट कब यूज करते हैं? जब दो फ्रैक्शंस इक्वल में हो तब हम कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। ओके तो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को प्लस कर दीजिए ऊपर, और न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर को माइनस कर दीजिए नीचे, ऑन बोथ द फ्रैक्शंस। ऐसी राइट साइड के फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को प्लस करेंगे ऊपर और न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर को माइनस कर देंगे नीचे। इस कॉन्सेप्ट को कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो कहते हैं। ओके कब यूज करते हैं? रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर कभी भी दो नंबर्स डिवाइड में आपको दे रखे हैं और उन दोनों का समेशन और उन्हीं दोनों के डिफरेंस के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछ रहा है इन रेशियो फॉर्म में, तो हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज कर लेते हैं। या दो टर्म्स के बीच में प्लस और उन्हीं के बीच में माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिखाई दे और हमें इन्हें सेपरेट करना हो तो भी हम कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो को यूज कर लेते हैं, इससे दोनों सेपरेट भी हो जाते हैं। क्लियर है? तो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कैसे यूज करना होता है। चलिए इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, शायद तब आपको समझ में आए। लेट आपसे कहा गया कि रेशियो आपके पास x रेशियो y इज इक्वल टू 3:1 सपोज आपको गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट, आपसे फाइंड करने के लिए कहा गया x³ माइनस y³ का रेशियो फाइंड करो x³ प्लस y³ के साथ, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। फॉर एग्जांपल दैट इज द क्वेश्चन, आपके पास x रेशियो y गिवन है, यू हैव टू फाइंड आउट x³ माइनस y³ रेशियो x³ प्लस y³, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। कैसे करें? ये जो x रेशियो y है, क्या आप इसे सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं अब हम, क्या आप इसे x अपॉन y ऐसा लिख सकते हो? डेफिनेटली लिख सकते हो। रेशियो में दो ही टर्म्स हो तो फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। हमें तो क्यूब्स चाहिए तो हम क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं इसका। तो जब हम बोथ ऑफ साइड क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा x³ अपॉन y³ इक्वल टू 3 का क्यूब 27 और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो x³ अपॉन y³ आ गया। एज आई टोल्ड यू कि अगर दो नंबर्स का समेशन और उन्हीं के डिफरेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता हो तो हम कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो यूज कर लेते हैं। ओके तो दैट मीन्स यूजिंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो हियर। अगर हम यहाँ कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो यूज करते हैं तो हमें क्या मिलता है? लेट्स चेक इट आउट। कॉम्पोनेंटो क्या कहता है? कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को प्लस करेंगे ऊपर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर देंगे नीचे, दैट इज ऐसा ही राइट साइड में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, और यही तो हमें चाहिए। तो इन नंबर्स को सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज 28 अपॉन 26, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 14 एंड 13। सो द रेशियो ऑफ x³ प्लस y³ टू x³ माइनस y³ इज इक्वल टू 14:13, ये हो जाएगा। लेकिन हमसे x³ माइनस y³ अपॉन पूछा है तो डेट मीन्स इसको रिवर्स कर लेते हैं। दोनों का अभी जस्ट हमने पढ़ा था रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट, तो डेट मीन्स अगर पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, अगर हम इसको इधर करते हैं इसको इधर करते हैं तो ये न्यूमेरिकल टर्म्स में भी ऐसे ही हो जाएगा। तो डेट मीन्स x³ माइनस y³ को पहले लिख रहे हैं और x³ प्लस y³ को हम बाद में लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछा गया हमसे। ओके इसलिए राइट साइड में क्या हो जाएगा? तो डेट बिकम्स 13:14, दैट इज द रेशियो। आप इस प्लेस पर इसे रिवर्स भी कर सकते थे, ठीक है। तो दैट मीन्स दैट वुड बी द आंसर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर हम हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमसे पूछा गया था x³ माइनस y³, तो डेट मीन्स x³ माइनस y³ पहले होना चाहिए और इसको बाद में होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर लिखते हैं इसको इधर लिखते हैं, तो डेट मीन्स दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं। तो जो सॉल्यूशन है उसमें भी पोजीशन से इंटरचेंज हो जाएंगे, इसलिए x³ माइनस y³ इधर आएगा, x³ प्लस y³ को इधर करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यूज में भी 13 इधर आएगा, 14 इधर आ जाएगा। सो दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो हमसे पूछा गया था। क्लियर? Distribute 3,200 rupees among PQR in the ratio of 5:2:9. Find the share of Q. Q का शेयर आइडेंटिफाई करना है।
ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें एक स्पेसिफिक वैल्यू को कुछ पर्सन्स के बीच में बांटा जाना हो और उसका रेशियो गिवन हो, इसके बाद हमसे कोई भी वैल्यू अगर आइडेंटिफाई करने के लिए बोलता है तो ये एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। दैट इज़ अगर हमें कुछ वेरिएबल्स का एक स्पेसिफिक रिलेशन की वैल्यू गिवन हो, जैसा कि इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 3200 रुपीज़ इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पी क्यू आर, तो डैट मीन्स पी क्यू एंड आर के शेयर्स का सम हमारे लिए 3200 रुपीज़ हो जाएगा। तो डैट मीन्स हमें पी क्यू आर के बीच में एक रिलेशन की वैल्यू गिवन है एंड इन वेरिएबल्स के बीच में एक रेशियो भी गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो पी क्यू आर का रेशियो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 5:2:9। अब इसके बाद हमसे कुछ भी पूछे वी कैन डायरेक्टली सॉल्व द क्वेश्चन। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें एक रिलेशन की वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स दे रखा हो, कुछ वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन की वैल्यू गिवन है, ये रिलेशन क्या है कैसा है इट डजंट मैटर, ओके। एक रिलेशन की वैल्यू गिवन हो और उन वेरिएबल्स के बीच में आपको रेशियो गिवन हो, इसके बाद हमसे अगर कुछ भी पूछा जाता तो वी कैन सॉल्व इट डायरेक्टली, हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। हाउ, लेट्स चेक इट आउट। हमें फाइंड करना है क्यू की वैल्यू, ओके। तो जो क्यू की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि हमें रिलेशन की वैल्यू क्या गिवन है। तो हमें वैल्यू गिवन है 3200 रुपीज़। तो इस 3200 रुपीज़ को हम डिवाइड करेंगे उसी के रिलेशन से। रिलेशन है तीनों का सम। अब ये तीनों का सम के लिए वैल्यू कहाँ से आएगी, तो रेशियो से उठा लेते हैं। तो पी की वैल्यू हमारे पास 5 प्लस क्यू की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस आर की वैल्यू हमारे पास 9, ओके। जो वैल्यू गिवन है उसे उसी के रिलेशन से डिवाइड कर दिया। अब जो हमसे पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास 2 है, इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, दैट वुड द वैल्यू ऑफ क्यू, ये हमारी क्यू की वैल्यू हो जाती है। सो 3200 डिवाइडेड बाय 5 2 7 एंड 9 16 हो जाएगा इंटू 2, 16 से डिवाइड किया, 16 2 ज़ा 32, 200 2 ज़ा 400, दैट मीन्स क्यू का शेयर हो जाएगा 400 रुपीज़। क्लियर? दैट वॉज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। आई होप समझ में आया होगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें एक रिलेशन की वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स के कुछ वेरिएबल्स के एक रिलेशन की वैल्यू हमें गिवन हो, साथ में उन वेरिएबल्स का रेशियो गिवन हो, इसके बाद हमसे कोई भी रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स अगर पूछा जाता तो वी कैन डायरेक्टली सॉल्व इट, ओके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। A certain sum is distributed among P, Q and R in the ratio of 2:5:7. If the total share of P and R is 800 rupees more than the share of Q, find the share of P. Now क्वेश्चन में हमें P, Q and R की वैल्यूज़ के बीच में एक रेशियो गिवन है, दैट इज़ 2:5:7। तो एक रेशियो हमें गिवन है क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमें कहा है इफ़ द टोटल शेयर ऑफ P एंड R इज़ 800 रुपीज़ मोर देन द शेयर ऑफ Q, तो डेट मीन्स P एंड R का शेयर मिलाकर Q के शेयर से 800 रुपीज़ ज़्यादा है। तो डेट मीन्स इन दोनों के शेयर में से अगर Q के शेयर को माइनस करते हैं तो वैल्यू विल बी 800, ओके। तो अब एक रिलेशन की वैल्यू हमारे पास है और एक रेशियो हमारे पास है, तो डेट मीन्स वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन डायरेक्टली। फाइंड द शेयर ऑफ P, वी हैव टू फाइंड आउट द शेयर ऑफ P। P का शेयर आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी वैल्यू गिवन है उस वैल्यू को डिवाइड करेंगे उसी के रिलेशन से। रिलेशन है P और R का सम, तो P और R की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ रेशनल वैल्यूज़ का सम में से माइनस करेंगे R की रेशनल वैल्यू 5 इंटू, अब जो हमसे पूछा उससे मल्टीप्लाई करना है, तो P की रेशनल वैल्यू हमारे पास 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो द वैल्यू बिकम्स 800 डिवाइडेड बाय 7 to 9 में से 5 को माइनस करेंगे 4 इंटू 2, 4 से दैट इज़ 200, दैट मीन्स 400। सो द शेयर ऑफ P विल बी 400 रुपीज़। इज इट क्लियर? तो डेट मीन्स किसी भी क्वेश्चन जिसमें एक रिलेशन की वैल्यू और एक रेशियो आपको गिवन है, इसके बाद किसी भी रिलेशन की वैल्यू अगर हमसे फाइंड करने के लिए बोलता है तो वी कैन डायरेक्टली सॉल्व द क्वेश्चन। Now the question is,
two numbers are in the ratio of 12:13. If 20 is subtracted from each number, the ratio becomes 2:3. Find the square of the second number. हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो नंबर्स का रेशियो गिवन है. अगर हम इसका सॉल्यूशन लेते हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों नंबर्स का रेशियो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12:13 है. क्योंकि ईच ऑफ नंबर में अगर किसी भी एक स्पेसिफिक वैल्यू को प्लस या माइनस करते हैं तो एग्जैक्टली नंबर होने पर ही प्लस माइनस किया जा सकता है. दैट्स वाई किसी वेरिएबल से अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं रेशनल नंबर्स को तो फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी. तो डेट मीन्स दैट बिकम्स, लेट वेरिएबल एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज 12x एंड 13x. दीज आर द नंबर्स. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हेन 20 is subtracted from each of the number, तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो रेशियो आपको दिया था उनसे आपने नंबर्स बनाया 12x एंड 13x. इफ 20 is subtracted from each number, तो इसमें से भी 20 माइनस करते हैं, इसमें से भी 20 माइनस करते हैं. तो ऐसा करने से न्यू रेशियो विल बी दिस वन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू रेशियो इज 2:3, तो दैट शुड बी इक्वल टू दिस वन. तो ये इसके इक्वल हो जाना चाहिए. क्लियर है. अब इसे सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, देन वी कैन फाइंड आउट द नंबर. तो हम ये नंबर को इजीली फाइंड कर पाएंगे. सो दिस इंप्लाइज दैट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 3 ज़ा 36x एंड 12 3 ज़ा 36 एंड 13 2 ज़ा 26. जो ट्रांसपोज होकर इधर आएगा तो -26x हो जाएगा. इक्वल टू इधर देखते हैं 22 ज़ा 40 हमारे पास नेगेटिव है और यहाँ से 60 आएगा पॉजिटिव. तो डेट मीन्स 60 पॉजिटिव एंड -40 हो जाएगा. सो द वैल्यू विल बिकम्स, देयर इज 10x इक्वल टू 20. 10x अगर 20 के इक्वल है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो x हमारे पास हो जाएगा 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2, दैट इज द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू आ गई. नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द सेकंड नंबर. तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फाइंड करना है सेकंड नंबर का स्क्वायर. हमारे अकॉर्डिंग सेकंड नंबर क्या है? 13x. तो हमें इसका स्क्वायर फाइंड करना है. x की वैल्यू कितनी है? 2, तो 13 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो दैट इज 26 का स्क्वायर करना है. एंड 26 का स्क्वायर याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम इनकी मल्टीप्लाई करने लगे. तो 26 का स्क्वायर होता है 676. सो दैट शुड बी द आंसर. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 3 classes in a school is 2:3:4. If 40 new students are enrolled in each class, the ratio becomes 4:5:6. Find the total number of students in all the 3 classes together before the new enrollment. इसका मतलब नए एनरोलमेंट से पहले क्या रेशियो था, डेट वी हैव टू आइडेंटिफाई. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास एंड थर्ड क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो 2:3:4 था इनिशियली, शुरू में. हाँ, दैट मीन्स इनिशियली हमारा रेशियो 2:3:4 था. व्हेन 40 न्यू स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन ईच क्लास, 40 इस क्लास में एनरोल्ड हुए, 40 इस क्लास में एनरोल्ड हुए एंड 40 नेक्स्ट क्लास में एनरोल्ड हुए. व्हेन 40 न्यू स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन ईच क्लास, देन न्यू रेशियो बिकम्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4:5:6. दैट इज द क्वेश्चन सेइंग. ओके, तो नया रेशियो हमारा 4:5:6 हो जाता है. अब अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन दिया जाता है तो ऐसे में, क्योंकि ईच ऑफ क्लास में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एनरोल किया गया, तो इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट को एनरोल करने से अगर रेशनल टर्म भी इक्वल नंबर से ही इंक्रीज होता है तो हम क्वेश्चन को डायरेक्टली ट्राई कर सकते हैं. ओके, तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 से 4 दैट मीन्स 2 यूनिट इंक्रीज हो गया. 3 से 5 दैट इज अगेन 2 यूनिट इंक्रीज हुआ. 4 से 6 दैट इज अगेन 2 यूनिट इंक्रीज हुआ. तो दैट मीन्स इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एनरोल करने से ईच ऑफ क्लास में रेशनल टर्म भी इक्वल नंबर से ही इंक्रीज हो रहा है. तो दैट मीन्स ये जो 4 से 6 यूनिट बना है, दैट मीन्स 2 यूनिट का इंक्रीमेंट है, वो किस वजह से? 40 स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट की वजह से. ऐसे ही 3 to 5 हुआ है, दैट मीन्स 2 यूनिट का इंक्रीमेंट किस वजह से हुआ? 40 स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट की वजह से. एंड 2 से 4 हुआ है फर्स्ट क्लास में, तो इसमें 2 यूनिट का जो इंक्रीमेंट है इन द रेशनल नंबर वो किस वजह से? 40 स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट की वजह से. तो दैट मीन्स 2 यूनिट का जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? 40 स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट की वजह से. तो इसका मतलब तो 2 यूनिट की वैल्यू 40 स्टूडेंट्स के बराबर हो जाती है. ओके,
अगर 2 यूनिट 40 स्टूडेंट्स के बराबर है तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई, ओके, एक यूनिट की वैल्यू आ गई। और हमसे कहा है कि इनिशियली बिफोर एनरोलमेंट ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास कितना था, तो दैट मीन्स टोटल स्टूडेंट्स बिफोर एनरोलमेंट, तो एनरोलमेंट से पहले टोटल स्टूडेंट्स कितने थे अगर उसको आइडेंटिफाई करना हो इन टर्म्स ऑफ यूनिट, तो फर्स्ट क्लास में 2 यूनिट थे, सेकंड क्लास में 3 यूनिट एंड थर्ड क्लास में 4 यूनिट, तो कुल मिलाकर इतने यूनिट स्टूडेंट्स थे हमारे पास। तो दैट मीन्स 2 + 3 + 4 दैट इज 5 + 4 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिफोर एनरोलमेंट। 2 यूनिट अगर 40 के बराबर है तो 1 यूनिट हो जाएगा 40/2, तो 9 यूनिट हो जाएगा इंटू 2 9, दैट मीन्स 2 से 20, तो 20 9 दैट इज 180, तो दैट मीन्स टोटल स्टूडेंट्स कितने थे बिफोर एनरोलमेंट, दैट वाज 180। तो 180 स्टूडेंट्स थे नए स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट से पहले इन ऑल द 3 क्लासेस। आई थिंक समझ में आया होगा। तो ऐसा क्वेश्चन एक स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया कि जब रेशनल टर्म्स में सेम नंबर का इंक्रीमेंट होता हो विद एडिंग सम नंबर्स, या सेम नंबर का डिक्रीमेंट होता है विद रिड्यूसिंग सेम नंबर इन ऑल द रेशनल वैल्यूज, तब ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली ट्राई किया जा सकता है। आज के वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो लेक्चर पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।